स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी नौवां प्रकार का रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है। तो इसमें दो वर्ड आ रहा है, एक है आपका ऑक्सीकरण, दूसरा आपका अपकरण। ऑक्सीकरण दूसरा है अपकरण। तो जानिए पहले ऑक्सीकरण क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है या फिर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है उसे हम ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑक्सीजन का संयोजन वाला को उदाहरण लेते हैं। अगर इसका हम बात करें तो कार्बन जो है हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ये क्या बनाएगा CO2। ये क्या हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए एक ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। उसी प्रकार से कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन का निष्कर्षण होता है, तो हाइड्रोजन का निष्कर्षण करने वाला रासायनिक अभिक्रिया भी किस में आता है, ऑक्सीकरण में ही आता है। तो दूसरा उदाहरण एक ले लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बनाता है मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस जल देता है H2O और साथ में क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। तो गैस है तो ऊपर की ओर दिखाया जाएगा। अब इसको संतुलित भी हम लोग करना है। क्लोरीन यहाँ दो है, यहाँ दो है, तो इसको 4 करने के लिए यहाँ 4 लगा दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है। मैग्नीज यहाँ 1 है, मैग्नीज यहाँ 1 है। इस प्रकार से ये जो है किसका उदाहरण हो जाता है, ऑक्सीकरण का। क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आपका क्या अलग हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, इसीलिए किस में आएगा, ऑक्सीकरण में आएगा। तो अब हम बात करेंगे अपकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इसका परिभाषा सुनिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो हाइड्रोजन का संयोजन हो, अर्थात हाइड्रोजन उसमें जाकर के मिले तो उसे हम अपकरण कहते हैं, या फिर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन टूट जाए, टूट करके अलग हो जाए, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसे, जब हाइड्रोजन का संयोजन या ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अपकरण अभिक्रिया। जैसे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का जुटना, इसमें भी 2 भाग लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लिया क्लोरीन से, तो देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, संतुलित हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिल रहा है, अर्थात किसका उदाहरण है, अपकरण का। उसी प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जिसमें ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है, तो ऑक्सीजन का निष्कर्षण होने वाले रासायनिक अभिक्रिया में हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड और इसे अभिक्रिया तक करा देते हैं हाइड्रोजन से। तो जब यह इसे अभिक्रिया होता है तो ये टूट जाएगा और ये करेगा H2O का निर्माण, अर्थात जल, और साथ में क्या देगा, कॉपर देगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ था, कॉपर के साथ था, और यहाँ पर इसे निकल गया। तो ऑक्सीजन का कॉपर से निकलना किसका उदाहरण है, अपकरण का। अर्थात यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि जब हाइड्रोजन का संयोजन हो या ऑक्सीजन का निष्कर्षण हो तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपकरण रासायनिक अभिक्रिया। अब आप जो है ऑक्सीकरण और अपकरण को दोनों को अलग अलग भली भांति समझ गए हैं, लेकिन हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसा भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया साथ साथ होता है। तो इसको क्या कहेंगे, तो जब ऑक्सीकरण और अपकरण रासायनिक अभिक्रिया साथ साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स
रासायनिक अभिक्रिया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीकरण और अपकरण रासायनिक अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराकर। तो ये जब अभिक्रिया अभी कराए थे तो क्या बना था, H2O प्लस Cu। अब देखिए यहां से ये टूट गया, क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीजन का निष्कर्षण, तो ऑक्सीजन का निष्कर्षण क्या हुआ, अपकरण। अब यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन में जाकर के वो क्या हो रहा, मिल रहा, अर्थात हाइड्रोजन से जाकर के ऑक्सीजन क्या हो गया, मिल गया। संयोजन हुआ किसका, ऑक्सीजन का। यहां पर निष्कर्षण हुआ इसलिए अपकरण है, लेकिन यहां पर जाकर के क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोजन। तो ऑक्सीजन का संयोजन जब होता है रासायनिक अभिक्रिया में तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए एक ही केमिकल रिएक्शन है, एक ही रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसमें एक जगह अपकरण हो रहा है और एक जगह ऑक्सीकरण। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ चलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया। और ये पॉइंट रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा ऑक्सीकारक एवं अपकारक क्या है। तो सुनिए, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का संयोजन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और कुछ पदार्थ ऑक्सीजन का जो छोड़ता है, ऑक्सीजन को जो छोड़ दे उसे हम क्या कहते हैं, अपकारक कहते हैं। तो ये दो पॉइंट भी याद रखना आपको, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं और अपकारक किसे कहते हैं। तो अब देखिए हम लोग ऑक्सीकरण और अपकरण का क्रिया के बारे में देखेंगे, हमारे पर्यावरण में कहाँ पर और कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, भोजन का पचना। अगर हम भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात भोजन को खाते हैं तो उसका पाचन हो करके वो कहाँ चला जाता है, कोशिका में। लेकिन कोशिका में जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तब तक वह जो है टूटता नहीं है, और जब तक टूटेगा नहीं तो उस भोजन का हमारे शरीर में कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे टूटने से ही एनर्जी प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोजन होता है, अर्थात क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण क्रिया होता है। एक और हम पॉइंट लेते हैं, एक होता है भोजन का दुर्गंधित होना। जैसे कि अगर गर्मी का समय हो तो किसी प्रकार का भोजन, पहला हुआ भोजन का पचना, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा भोजन का दुर्गंधित होना। क्या होता है भोजन का दुर्गंधित होना, जैसे गर्मी के दिनों में किसी प्रकार का भोजन आप बना करके छोड़ देते हैं तो देखिए कुछ देर में, कह सकते 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा में फफूंद जैसा कुछ उसमें उत्पन्न हो जाता है, जो कि उसके स्वाद को इतना बिगाड़ देता है कि वह जो है अप्रिय हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं वह खाने लायक नहीं रह पाता। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये क्रिया होता कैसे है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का संयोजन होने के कारण ही ऐसा होता है। आगे हम देख सकते हैं श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया क्या है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं यानी श्वसन करते हैं तो सांस जब लेते हैं तो सांस में क्या जाता है, वायु जाता है, वायु में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, लगभग 21% कह सकते हैं, ठीक है। और अंदर जाने के बाद वह ग्लूकोज के साथ मिलता है जब ऑक्सीजन, तो वो टूट जाता है, और टूट करके फिर क्या होता है, वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो यहाँ पर भी गया और फिर वहाँ से जो अलग रिएक्शन करके वहाँ से भी निकला, तो ये क्रिया क्या हुआ,
ऑक्सीकरण अपकरण में आएगा, क्योंकि एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों हो गया। तो ऑक्सीकारक और अपकारक भी इसको कह सकते हैं। श्वसन की क्रिया तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं। चौथा पॉइंट हम ले लेते हैं दहन। दहन का अर्थ समझते होंगे, जब भी कोई पदार्थ अपने एक निश्चित ताप पर जलना शुरू करता है तो वह क्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो दहन क्या आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या बिना कोई पदार्थ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल सकता है? तो इसका जवाब आप देंगे नहीं, क्योंकि दुनिया का अधिकतर पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा भी है जो बिना ऑक्सीजन का जल सकता है। इसका वर्णन हम थोड़ा सा देर में करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या? दहन। दहन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो ये सभी क्रिया किस में आएगा? ऑक्सीकरण अपकरण में, क्योंकि कुछ में ऑक्सीजन जुड़ता है, कुछ में ऑक्सीजन हटता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपकरण का उदाहरण कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ऐसे तो पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कागज, जितना भी पदार्थ है सभी किसके उपस्थिति में जलेगा? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन कुछ पदार्थ वैसा भी है जो जलने के लिए, जिसे जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसे जलने की आवश्यकता नहीं होता ऑक्सीजन की, वो क्या है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का भी जल सकता है? तो आप लोग उसको हमेशा, या कह सकते हैं हर साल कभी न कभी एक बार यूज करते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का बात हम कर रहे हैं। मोमबत्ती को तो आप लोग ऐसे हवा की उपस्थिति में ही जलाते हैं, माचिस के माध्यम से, लेकिन उसे एक अन्य पदार्थ के साथ भी जला सकते हैं अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तब भी। जैसे कि मोमबत्ती का जो है C25H52, मोमबत्ती C25H52, उसका जो है क्या है? रासायनिक सूत्र है। इसे बोलते हैं हम क्या? रासायनिक नाम इसका क्या है? पेंटाकोसेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटाकोसेन। और यह जो है क्लोरीन की उपस्थिति में जल सकता है बिना ऑक्सीजन लिए। नहीं, मोमबत्ती और क्लोरीन, ठीक है। मोमबत्ती और क्या? क्लोरीन, यानी कि पेंटाकोसेन और क्लोरीन दोनों जो है बिना ऑक्सीजन के भी रासायनिक अभिक्रिया करके जल सकता है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि कार्बन का 25 अणु बनता है और साथ ही साथ क्लोरीन बनता है, या हाइड्रोक्लोरिक हम कह सकते हैं। HCl बन जाता है कितना? 52। अब देखिए इसको संतुलित करना है तो 26 यहाँ लगा दीजिए, 26 दूना 52, यहाँ हो गया 52। हाइड्रोजन देखिए यहाँ 52 को है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ 52 को, कार्बन यहाँ 25 को, कार्बन यहाँ 25 को, संतुलित हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पेंटाकोसेन अर्थात मोमबत्ती क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या देगा? कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा। अब हम जानेंगे दहन के बारे में, तो आप जान चुके हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दहनशील पदार्थ एवं आदहनशील पदार्थ का। तो वैसा पदार्थ जो जल सकता है, क्या हो? जल सकता है, जैसे लकड़ी, कागज, मोमबत्ती, तेल, LPG गैस, कुछ भी पदार्थ संसार का हो जो जल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जो जल नहीं सकता, जिसमें ज्वलन उत्पन्न नहीं हो सकता, जैसे लोहा, टीना, कांच, पत्थर, ईंट, इन सभी पदार्थ को जलाना संभव नहीं है। तो वैसा पदार्थ जिसे हम जला नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? आदहनशील पदार्थ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है। अगला क्लास में आगे कुछ वर्णन किया जाएगा दहन के बारे में ही विशेष रूप से, और दहन का क्षेत्र कैसा होता है। जैसे कोई भी ज्वाला जलता है तो उसमें कुछ अलग अलग क्षेत्र बनता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अगर हमारा चैनल पर पढ़ाया हुआ भली भांति समझ पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।